तो दोस्तों आ चुके 1 फरवरी 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार यानी कि आज वित्त वर्ष 2023-24 का बजट संसद में पेश करेगी। इस दौरान उनके सामने राजकोषीय सूझबूझ दिखाने के साथ करों में कटौती और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने जैसी अपेक्षाओं के बीच संतुलन साधने की चुनौती होगी। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले आम चुनाव के पहले के इस अंतिम पूर्ण बजट के जरिए सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरने की कोशिश कर सकती है। हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी ग्रुप के विवाद के बीच समूह के मुखिया गौतम अडानी ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। उन्होंने ट्विटर पर फोटो शेयर कर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग विवाद के बाद गौतम अडानी का यह पहला ट्वीट है। दरअसल गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी समूह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इजराइल के हाइफा बंदरगाह का मंगलवार को $1.2 अरब में अधिग्रहण कर लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भोपाल के एक मंदिर में अपने 4 दिवसीय प्रवास को मंगलवार को समाप्त करने से ठीक पहले एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो मध्य प्रदेश में नियंत्रित शराब वितरण प्रणाली की अपनी मांग के समर्थन में मधुशाला में गौशाला मुहिम शुरू करेगी। इसके तहत वो मंदिरों और स्कूलों के आसपास वाली मधुशालाओं को गौशालाओं में तब्दील करेंगी। उमा भारती ने यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के पीछे शराब एक कारण है। शाहरुख खान की फिल्म पठान 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। फिल्म ने वार, सुल्तान, धूम 3 जैसी बॉलीवुड की 5 कामयाब फिल्मों को पछाड़ दिया है। शुरुआती आंकड़ों की माने तो फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 7वें दिन 21 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 328 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। पठान की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 600 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार कर लिया है। जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को एक और उम्र कैद की सजा हो गई है। गांधीनगर सत्र न्यायालय ने संत आसाराम को 1 दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अहमदाबाद के आश्रम में शिष्य को हवस का शिकार बनाने वाले आसाराम को सेशन कोर्ट के जज DK सोनी ने सोमवार को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा पर बहस के बाद कोर्ट ने आस्था की आड़ में अस्मत लूटने वाले आसाराम को सजा सुनाई है। अब विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। CM जगन रेड्डी का ऐलान। जी आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की राजधानी में बदलाव हो गया है। अब विशाखापट्टनम को इस दक्षिण भारतीय राज्य की नई राजधानी के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने मंगलवार को यह ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने नई राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि तेलंगाना के अलग होने के 9 साल बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। 23 अप्रैल 2015 में अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया था। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध के बावजूद इस फिल्म के हिट होने से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गदगद हैं। उन्होंने फिल्म पठान के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। एक ट्वीट में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा है कि फिल्म पठान का सुपर हिट होना देश और दुनिया में सकारात्मक सोच की जीत है और भाजपाई नकारात्मक राजनीति को जनता का करारा जवाब है। बागेश्वर धाम में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम और यहाँ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री काफी चर्चा में हैं। फिलहाल मारपीट की इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि इस झड़प में राम नरेश अवस्थी के सिर में गंभीर चोट आई है। उनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार छतरपुर जिले में रहने वाले राम नरेश टैक्सी चलाते हैं और अपनी टैक्सी से ही बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए गए हुए थे। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की 106 पेज और 32,000 शब्दों की रिपोर्ट से भारतीय शेयर बाजार में हड़कंप मच गया है। इस दौरान अडानी ग्रुप के शेयरों से लेकर बैंकिंग स्टॉक्स तक में तगड़ी गिरावट देखी गई है। हालांकि सोमवार को बाजार हरे निशान पर बंद होने में कामयाब रहा। बावजूद अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने के बाद से निफ्टी बैंक 2400 अंक से अधिक नीचे है। शिवसेना उद्धव गुट ने समाजवादी पार्टी के दिवंगत संरक्षक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखकर इस फैसले के खिलाफ विरोध जताया है। लेख में कहा गया है कि सपा के दिवंगत संरक्षक मौलाना मुलायम सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित करना राम मंदिर आंदोलन के हजारों कारसेवकों के बलिदान का अपमान है।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गया है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंसा की बात इन्हें समझ नहीं आएगी। कांग्रेस नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री और अपनी दादी इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र किया और मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। राजधानी में ये व्यवस्था की गई है कि कब किस वजह से कितना प्रदूषण है और उसी हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण की वजहों का जिक्र करते हुए कहा कि सर्दियों में रात के समय सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर आदि आग जलाकर हाथ सेकते हैं, इससे भी हवा खराब होती है। रामचरितमानस को लेकर चल रहा वार पलटवार और तेज हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खुद को शूद्र बताने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अपने मकसद में कभी सफल नहीं हो सकेंगे। उन्हें पिछड़ों और दलितों की सहानुभूति नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि शनिवार को पीताम्बरा देवी महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव को विरोध का सामना करना पड़ा था। उनको काले झंडे दिखाए गए थे। इसी दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग पिछड़ों और दलितों को शूद्र मानते हैं। एमआईएम पार्टी ने तेलंगाना असेंबली के 7 सीटों पर अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी पुराने हैदराबाद के मुस्लिम अक्सरियती निर्वाचन क्षेत्रों में अभी से ही अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। एमआईएम ने पहले की तरह ही अपनी चुनावी मुहिम दूसरों से पहले शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी रैलियों को जलसाई हालत हज़ीरा शीर्षक से खिताब करके अपने हामियों का जोश बना रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से एकजुट रहने और हिमायत करने की अपील भी की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को भाजपा की कार्यकारिणी के दूसरे दिन को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली सरकार और केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा है और भाजपा जल्द ही इसका पर्दाफाश करेगी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैंने दिल्ली नगर निगम के दौरान दिल्ली के कई इलाकों में प्रचार किया और देखा है कि केजरीवाल सरकार का जादू लोगों पर कम हो गया है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी निशाने पर है। इस बीच शनिवार को मां पीताम्बरा देवी के कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए। अखिलेश यादव मुर्दाबाद और अखिलेश यादव वापस जाओ के नारे भी लगे। इससे गुस्साए अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे रोकने के लिए बीजेपी ने गुंडे भेजे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी और आरएसएस की गलत बातों का विरोध किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी धर्म की ठेकेदार नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों की जमकर तारीफ करते हुए शनिवार को दावा किया है कि नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान बीते 8 वर्षों में किसानों की आय 10 गुनी बढ़ी है। आजमगढ़ में 2 दिन के प्रवास पर आए तोमर भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार गरीब और जरूरतमंद के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं। शनिवार को अलग अलग ट्वीट में मायावती ने कहा कि इस रिपोर्ट में शेयर बाजार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ये मामला लोगों की गाढ़ी कमाई से जुड़ा है, जबकि सरकार इसमें चुप है।